नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर का अलजेब्रा और उसमें हमारे 3 लेक्चर हो चुके थे। तो हम लोगों ने देख रखा था इसके जस्ट पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन और हमने सिमेट्रिक रिलेशन भी देखा था कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन। उसके आगे हमें पढ़ना था ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमारी टॉपिक वहीं समाप्त हो गई थी, तो आज हेडिंग लगाएंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन। लेक्चर कौन सा रहेगा हम लोगों का? लेक्चर नंबर 4। इसमें हेडिंग लगाइएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन चलिए डिफिनीशन लिखिए। और रिलेशन ऑन रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be transitive relation, said to be transitive relation if x comma y belongs कहाँ पर? R में एंड y का सॉरी x comma y belongs कहाँ पर? चाहे ऐसे लिखिए a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then जो a comma c है कहाँ बिलोंग करती है? R में। a comma c also belongs to R। इस डिफिनीशन को ध्यान पूर्वक समझिए। फॉर ऑल एक्स सॉरी ए वी सी बिलोंग्स कहाँ पर? आर में। कि जितने भी ए वी सी हैं वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? सेट सॉरी आर में कह रहे हैं, सेट ए में। ध्यान पूर्वक इस डिफिनीशन को देखिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है। इस वाले कंडीशन को ध्यान पूर्वक समझिए। क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि कंडीशन ए और कंडीशन ए होंगी तभी वाला होगा। लेकिन ज्यादातर लड़के क्या समझ लेते हैं कि यदि ए कामा बी है और बिलोंग कर रहा है आर में, तब हमारा ये कंडीशन होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक ही कंडीशन आपको गिवन है, यदि मान लीजिए दिया हुआ है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, जबकि आपको नहीं दिया हुआ है बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक, तब हमें ये नहीं दिखाना है कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तब इस केस में क्या होगा? हमारा ये रिलेशन जो बनेगा आर, ये क्या होगा? ट्रांजिटिव रहेगा। ट्रांजिटिव होगा, ठीक। अगर मान लीजिए इसमें से वाला कंडीशन दिया हुआ है बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, अगला नहीं दिया हुआ है ए कामा जो बी है डज नॉट बिलोंग टू आर, तब क्या हमें ये वाली कंडीशन दिखानी है? बिल्कुल नहीं दिखानी है। तो यहाँ भी क्या होगा? जो हमारा आर होगा वो ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया सभी को? अगर मान लीजिए ये दोनों कंडीशन आपको गिवन है, यानी कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड दूसरा कंडीशन बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों कंडीशन आपको गिवन है, तब हमें जो दिखाना पड़ेगा कि जो हमारा ए है वो किसके साथ रिलेशन में होना चाहिए? सी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं दिखा पाते हैं, अगर नहीं कर रहा है इम्प्लाइज, तब हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक। अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इम्प्लाइज कर गया है, चलिए मान लीजिए डज नॉट इम्प्लाई, मान लीजिए यहाँ पर इम्प्लाई कर रहा है कि जो हमारा ए का मसी है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है, तब हम इसे क्या कहेंगे? कि ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक। समझ में आ गया सभी को? यानी कहने का क्या मतलब है कि एक एलिमेंट है, एक दूसरा एलिमेंट है, एक तीसरा एलिमेंट है। कह रहा है कि ए बी से रिलेशन में है एंड बी किससे रिलेशन में है? सी से रिलेशन में है। तो कहा जा रहा है कि ए सी से रिलेशन में तब होना चाहिए। यदि ए बी से रिलेशन में है और बी किससे रिलेशन में है? सी से रिलेशन में है, तब हमें दिखाना है कि ए किससे रिलेशन में है? सी से। मान लीजिए ये वाला कंडीशन नहीं है, केवल यही दिखाया गया है कि ए बी से केवल रिलेशन में है, तब हमें कतई नहीं दिखाना है कि ए सी से रिलेशन में है कि नहीं है, ठीक। समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो डिफिनीशन को बहुत ध्यान, अब ए बी सी कहाँ से ले जाएंगे? उसी सेट ए से। तो हमारा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो डिफिनीशन देख लीजिए जिनको क्लियर नहीं था अभी तक। तो एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा और बताइएगा कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। मान लीजिए एक सेट हमने ए लिया जिसमें एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, और हमने किस पे रिलेशन आर डिफाइन किया? ऑन सेट ए से ए पे, सच दैट, इस तरीके से कि आर इक्वल टू क्या है हमारा? हाँ, ए कामा ए है
एंड ए कॉमा बी है, बस यही है R1। और R2 क्या है हमारा, एक रिलेशन में डिफाइन किया ए कामा सी, अगला रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने बी कामा डी, इसको बताना है। R3 हमने एक रिलेशन डिफाइन किया किस तरीके से, ए कामा बी, अगला दिखा दिया बी कामा सी, एंड अगला दिखा दिया सी कामा ए, एंड अगला दिखा दिया हमने डी कामा सी, डी कामा सी। इस तरीके से हमने 3 रिलेशन डिफाइन कर दिए। इनमें से बताइए R1 R2 R3 में से कौन से क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है। वीडियो को आप लोग रोकिए और आप खुद से सोचिए कि इनमें से कौन ट्रांजिटिव है, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए नंबर 1 सभी ने चेक कर लिया, चलिए देखते हैं R1 को उठाते हैं। तो जो हमारा R1 रिलेशन है ए कामा ए, हमारा क्या कहता था कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन क्या कहता था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन तब हमें ये दिखाना होता था। यानी ये दोनों कंडीशन गिवन होती थी तब हमें ये कंडीशन दिखानी होती थी। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो हमें इसमें से देखिए क्या कंडीशन गिवन है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए कामा ए जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो आर में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या ए किसी और से रिलेशन में है। तो ए, हाँ देखिए जो यहाँ जहाँ पर लास्ट हो रहा है उसी एलिमेंट को उठाना है और देखना है वो वाला एलिमेंट कहीं और रिलेशन में कि है कि नहीं। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका ये होता है, पहले देखिए पेयर, ऑर्डर पेयर देखिए। तो ऑर्डर पेयर हमने देखा, लेकिन इन ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड टपल होता है उसको देखिए, और सेकेंड टपल को देखने के बाद उस एलिमेंट को देखिए वो किसी और एलिमेंट से रिलेशन में है कि नहीं। तो यहाँ पर ए को देखेंगे तो ए किससे रिलेशन में है, बी में है, एंड तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ए किससे रिलेशन में है, बी में है। समझ में आया, दिख रहा है सभी को, यानी कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ ए किससे रिलेशन है, ए से रिलेशन में है, और फिर ए किससे रिलेशन में है, बी में रिलेशन है। तो इसका मतलब ए का किससे दिखाना है, बी से दिखाना है, यानी कि यहाँ इंप्लाइज करना चाहिए कि ए कामा बी आल्सो बिलोंग टू आर। तो ये बात सही है, ये खुद ए कामा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ए R1 रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव TR है। क्लियर, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। सेकंड की बात करें, R2 की बात करें तो R2 के लिए भी देखेंगे तो ए कामा सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। और सी को उठाइए, देखिए पहला क्या है, ए किससे रिलेशन में है, सी से। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे एलिमेंट अलग अलग करके देख लिया करिए। और सी को देखिए किसी और से रिलेशन में है कि नहीं, नहीं है। तो इसका मतलब ए केवल सी से ही रिलेशन में है, इसके आगे सी का किसी और से रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब अब हमें नहीं दिखाना है कि ए का किसी और से रिलेशन है। इसकी बात खत्म होती है। अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं, दूसरे सभी एलिमेंट के लिए चेक करना है। दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं, बी, हमारा दूसरा एलिमेंट क्या है, बी कामा डी, जो कि बिलोंग करता है आर में। इसका मतलब क्या हुआ, बी किससे रिलेशन में है, डी से। तो बी डी से रिलेशन में, और फिर दूसरे वाले एलिमेंट को देखिए वो किसी और से रिलेशन में है कि नहीं, नहीं है, यानी यहीं पर बात समाप्त हो जाती है। तो इसके आगे नहीं चेक करना। तो ये भी हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, यानी TR है। अभी थर्ड की बात करते हैं, R3 की। तो R3 की बात करें तो देखिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। और यहाँ से देख सकते हैं कि ए किससे रिलेशन हो जाएगा, बी से। अब फिर देखिए बी किसी और से रिलेशन में है, तो बिल्कुल है, बी किससे है, सी से। तो बी का रिलेशन अब किससे हो गया, सी से, यानी बी कामा सी बिलोंग टू आल्सो आर। ये दो कंडीशन मिल गया, तब हमें क्या दिखाना होगा कि जो हमारा ए है वो सी से रिलेशन में होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ए सी से रिलेशन में है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ सी कामा ए है, यहाँ क्या है, सी कामा ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी कामा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ कि सी किससे रिलेशन में है, ए से है, ना कि ए सी से रिलेशन है। ठीक, तो जो पहले वाला सेट है उसको देखेंगे तो क्या हमें यहाँ मिल रहा है ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है सेट। यानी अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी कि R3 हमारा ट्रांजिटिव यानी TR नहीं है, TR नहीं है। ठीक, समझ में आ गया सभी को कैसे चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए, जहाँ भी डिफिनीशन आपको क्लियर ना हो, एग्जाम्पल्स क्लियर ना हो, आप बताइएगा। बाकी सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लिया करिए आप लोग, डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल्स। चलिए इसके आगे हेडिंग लगाइए। अब देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, मेन टॉपिक अपने आ जाते हैं। अब आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वैलेंस रिलेशन समझने के दृष्टिकोण से, और आगे जो थ्योरम्स होंगे उसमें यूज की दृष्टि से। ठीक, तो यहाँ आगे लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई सा भी रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना होगा। ठीक, तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, तो इसके पहले हमने 3 रिलेशन पढ़े हैं। पहला क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव,
आर आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बाद पढ़ा है हमने सिमेट्रिक रिलेशन, एस आर पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीनों गुण जिन रिलेशन में पाया जाएगा, अगर कोई आर आपको मिल जाता है ऐसा जिनमें सारे तीनों के तीनों गुण पाए जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, समझ में आ गया सभी को। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिस रिलेशन के लिए, वही रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया सभी को ना। चलिए बाकी डिफिनीशन लिखना है उसको लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, अ रिलेशन आर ऑन सेट, किस सेट पे, ऑन सेट ए is said to be equivalence relation, equivalence relation if फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड लिखते हैं आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। और थर्ड वन इज आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन आ जाते हैं जिस रिलेशन में, उसी को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो ले लेते हैं एक सेट ले लेते हैं, सेट ए लेते हैं, इसमें किस टाइप के एलिमेंट लेते हैं, 2 4 6 एंड 8, 4 एलिमेंट ले लेते हैं। और एक आर हम लोग डिफाइन करते हैं जो कि हमारा रिलेशन होगा, एंड एक आर लेते हैं इस तरीके से जो हमारा सेट ए से ए पे ही होगा, सच दैट किस प्रकार से होगा कि जो हमारा आर है, आर इक्वल टू क्या है, मान लीजिए 2 का 2 से रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन है, एंड 6 का 6 से रिलेशन है, एंड 8 का 8 से रिलेशन है। तो एक रिफ्लेक्सिव बन गया। रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, खुद से रिलेशन होना चाहिए, और बाकी किसी और से हो उससे हमसे नहीं मतलब है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो एक कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दिया कि ये सारे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब इसमें कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें बनाना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि यदि ए बी से रिलेशन में है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट के लिए लागू करें हम कि सारे के सारे एलिमेंट आए, जैसे कि ये 2 का हम 4 से रिलेशन करा दें और 2 का 6 से ना कराएं, 2 का 8 से ना कराएं, तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अगर हमने 2 का 4 से करा दिया रिलेशन, तब हमें 4 का 2 से रिलेशन कराना पड़ेगा। तो अगर हमने इसमें डाल दिया एलिमेंट 2, 4 जैसे ही डाला, तो हमें दिखाना होगा कि 4, 2 भी इसमें है। ठीक, एक ही एलिमेंट डालते हैं और इसी पे बनाते हैं। ठीक, तो हमने एक ही एलिमेंट डाला 2, 4 एंड 4, 2। अब यहाँ बात आती है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, क्योंकि 2, 2 का अपोजिट 2, 2 ही होगा, यानी कि सेम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 2, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 2, अगर देखा जाए सिमेट्रिक के लिए। अब बात की जाती है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव वाला क्या कहता है कि यदि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो हमें दिखाना है ए का सी से रिलेशन है। तो यहाँ बात फंस जाती है, जैसे ही ये 2 एलिमेंट डाल देते हैं हम लोग, अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा हर एलिमेंट को उठाकर कि क्या उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अब देखिए यहाँ पर 2, 2 से रिलेशन है, यानी कि 2, 2 यानी 2 का रिलेशन किससे है, 2 से। यानी अगर बात करें, ऊपर लिखते हैं फिर नीचे भी लिखते हैं। ठीक, यानी 2, 2 बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर में, यानी इसका मतलब हुआ 2 का रिलेशन किससे हो गया, 2 से। अब 2 को उठा के देखेंगे किसी और से इसका रिलेशन है कि नहीं, तो ढूंढिए 2 कहाँ पर है, सेकंड टपल ढूंढना है, इसका सेकंड टपल आगे वाले के फर्स्ट टपल को ढूंढना है। अब इसकी जो अगला ऑर्डर पेयर मिलेगा उसका फर्स्ट टपल ढूंढना है, मतलब इधर वाला टपल ढूंढना है। तो देखिए कहाँ पर है 2, तो ये रहा 2, तो ये वाला टपल मिल गया, तो इसको लिख लीजिए। तो इसका मतलब एंड क्या दिया हुआ है, 2, 4, यानी 2 का रिलेशन किससे है और 4 से हो गया। तब अब हमें दिखाना है 2 का 4 से है कि नहीं। तो देखिए यहाँ क्या बिलोंग कर रहा है, 2, 4 बिलोंग्स टू आर। तो 2, 4 देखिए है, ये खुद ही है 2, 4, यानी कि 2, 4 उसमें है। अब अगली बात क्या करते हैं, अब ये आगे आते हैं 4, 4 पे। तो 4, 4 के लिए चेक करेंगे, तो 4 किसी और से रिलेशन में है, तो यहाँ पर देखते हैं 4, 4 के लिए, तो 4, 4 बिलोंग्स टू आर। और अगला वाला देखिए टपल फिर किसी से और से रिलेशन में कि नहीं, तो 4, 4 तो यहाँ नहीं है। तो कौन सा टपल देखना है, फर्स्ट टपल। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टपल 4, है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंड 4, 2, यानी कि सेकेंड टपल पहले वाले ऑर्डर पेयर का जहाँ समाप्त होगा, सेकेंड वाले का पहले से स्टार्ट होना, यानी उसका फर्स्ट टपल, पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड टपल, दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टपल बिलोंग्स टू आर।
देन तब हमें दिखाना होगा कि क्या हमें अब क्या दिखाना होगा, 4 का, जैसे यहाँ पर अगर बनाए 4 का रिलेशन किससे है, 4 से, और 4 का फिर रिलेशन किससे है, 2 से। तब हमें क्या दिखाना है कि 4 कामा 2 होना चाहिए, यानी 4 कामा 2 कहीं दिख रहा है, देखिए इसमें, तो 4 कामा 2 एक खुद ही है, यानी ये भी क्या है, सेटिस्फाई कर गया। अब और एलिमेंट देख लेते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट बताइए जहाँ पर वो सेटिस्फाई ना कर रहा हो। अब देखिए 4 कामा की 4 किससे रिलेशन है, 2 से रिलेशन में है, यानी 4 किससे रिलेशन है, 2 से रिलेशन में है। अब 4 2 से रिलेशन में, तो 2 किसी और से रिलेशन में है, यानी कि 4 किससे रिलेटेड है, 2 से, ये बिलोंग कर रहा है यार में। एंड अगला देखिए 2 किसी और से रिलेशन में है, तो 2 किससे है, 2 से, यानी 2 2 से रिलेशन में है। तो इसका मतलब 2 2 से रिलेशन है, 2 से, यानी 4 कामा 2 रिलेशन में है, तो 4 कामा 2 रिलेशन में सही है। इसका मतलब यहाँ इंप्लाइज कर रहा है कि 4 कामा 2 आर में है, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बाकी ऐसा एलिमेंट इसी में देखिए, अगर कोई ऐसा मिल तो नहीं रहा है कि जहाँ पर ना सेटिस्फाई कर रहा, अगर इसके उठाए देते भी सही है। और कुछ देख लीजिए, देख लीजिए, इन्हीं दोनों के लिए देख लीजिए आप, जैसे कि हमारा क्या है, 2 कामा 4 है, 2 कामा 4 बिलोंग टू कहाँ पर, आर में, एंड अगला है 4 कामा 2 बिलोंग टू आर में। तो अब हमें दिखाना होगा कि 2 किससे है, 2 से रिलेशन में, तो 2 कामा 2 है आर में, तो बिल्कुल है। कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है, देख लीजिए, ऐसे ही चेक करना है आपको, बताना है। तो यानी कि जो हमने रिलेशन बना दिया क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, समझ में आया, मिटा दे। चलिए, सॉरी ट्रांजिटिव कह रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग, इसमें तीनों एक गुण पाए जाते हैं, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको सब व्यवहारिक एग्जाम्पल समझ ले सकते हैं कि क्या होता है कि दो दोस्त रहते हैं, मान लीजिए कोई ए है, या कह दीजिए रामू, और मान लीजिए दूसरा दोस्त क्या है, गुड्डू, इसको बोल सकते हैं गुड्डू। ठीक, रामू और गुड्डू थे, तो क्या हुआ, रामू का एक महिला मित्र बनी, मान लीजिए उसका नाम सी है, कुछ भी कर दीजिए। पहले एक बहुत अच्छे दोस्त थे, जहाँ जाते थे साथ साथ जाते थे, कॉलेज जाते थे साथ में, लाइब्रेरी साथ में जाते थे, हर चीज़ साथ में ही करते थे ज़्यादातर, पढ़ाई हो गया, सारी चीज़ें हो गया। तो जब जैसे ही इनकी रामू की महिला मित्र बनी, मान लीजिए जो सी है वो बनी, ठीक, तो क्या हुआ, अब इनका रिलेशन इनसे क्या होगा, गड़बड़ होने लगा धीरे धीरे, मतलब इनके साथ उठना बैठना थोड़ा कम होने लगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो बैलेंस है, इनका रिलेशन है वो इक्विवेलेंस नहीं रहेगा, मतलब एक साइड तो हो रहा है लेकिन दूसरी साइड क्या, एक साइड तो ज़्यादा हो रहा है, अब यहाँ पर इनका ज़्यादा ज़्यादा क्या हो रहा है, रिलेशन होने लगा, अब इनके साथ सारा टाइम बीतने लगा, पढ़ना, लाइब्रेरी जाना, हर चीज़ इनके साथ अब कम होने लगा। लेकिन अगर यही रामू का जो रिलेशन है, अगर इनके साथ भी उतना ही है और इनके साथ भी उतना ही, यानी कि जितना इनके साथ है उतना इनके साथ, अब ये तीनों लोग क्या करते हैं, साथ साथ लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, हर चीज़ करने जाते हैं, ठीक, तो क्या होगा, इनका रिलेशन इसके साथ भी उतना ही अच्छा है जितना इनके साथ है। तो ये क्या अपने रिलेशन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन बना के चल रहे हैं। समझ में आया सभी को। ठीक उसी प्रकार ना इधर रिलेशन गड़बड़ हो रहा है, ना इधर रिलेशन गड़बड़ हो रहा है, तब ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो आप लोग भी अपना रिलेशन बना के चलिएगा, किसी के साथ गड़बड़ मत कीजिएगा। चलिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, सेकंड ईयर जब आपको अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा होगा तब भी पढ़ाया गया होगा कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक, पहले हेडिंग लगाइए, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्लासेज। इक्विवेलेंस क्लासेज को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा हमको कि जो इक्विवेलेंस क्लास होता है कब डिफाइन होता है, किसके लिए डिफाइन होता है और क्यों डिफाइन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंस क्लासेज किसके लिए डिफाइन होता है। इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमें चाहिए होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कोई भी रिलेशन एक आर हमें ऐसा चाहिए किसी सेट ए पे, क्या होना चाहिए, वो जो हमारा आर है इस पे क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर इस पे इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला कंडीशन तो यही है, एक रिलेशन होना चाहिए कि सेट पे आर से आर में, एक रिलेशन होना चाहिए कहाँ से, सेट ए से सेट ए में। सेट ए कहने का ये सिंबॉलिक है, आप बी से बी में कर सकते हैं, यानी कि जो भी सेट उठाते हैं उसी सेट से उसी सेट पे एक रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन किस तरीके का होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, आर के बारे में कहा जाता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, और कहा जाता है कि जो इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के, उन सभी एलिमेंट्स को अगर सेट ए में
किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स है सच दैट जहाँ एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। तो जो इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाता है वो किसके, उस एलिमेंट का निकाला जाता है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो जो इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा वो किसका निकलेगा, उस एलिमेंट का निकलेगा, और जिसे डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को एक्स के ऊपर बार लगा के, ठीक, या इसी को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स ऐसे ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में रख के, किसको डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास को, ठीक। और किस तरीके से डिफाइन होता है, इस तरीके से डिफाइन होता है इक्विवेलेंस क्लास, जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है, जो इक्विवेलेंस क्लास आता है डिफाइन करने पे, तो वो सारे एलिमेंट किस में आते हैं, उस सेट में आते हैं, किस सेट में, जो इक्विवेलेंस क्लास होता है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक सेट होता है, पहली बात ये भी ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंस क्लास होगा क्या, इक्विवेलेंस क्लास एक टाइप का सेट होगा, और उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, वे सभी वाई आएंगे, वाई कह दीजिए या ए कह दीजिए, उस वे सारे ए आएंगे, वे सारे ए आएंगे, सच दैट जिसके लिए ए कहाँ बिलोंग कर जाए, ए का रिलेशन किससे हो जाए, एक्स से, बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसके लिए, ए के लिए। समझ में आ गया सभी को, फॉर ऑल मत कहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, यानी सभी एक्स बिलोंग्स टू ए, जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, उसके इक्विवेलेंस क्लास के सेट में वे सारे एलिमेंट आने चाहिए। ए क्या है, एक सिंबल है, ठीक, जैसे हमने एक्स ले लिया तो इसके लिए फिर ए लेना पड़ा, अगर यहीं पर हम ए लेते हैं फिर दूसरा एलिमेंट हम यूज करते हैं। तो कह रहा है कि ये सभी एलिमेंट किसके आने चाहिए, सेट ए के आने चाहिए, ए किसका एलिमेंट है, तो यहाँ लिख लीजिएगा एंड वेयर, जहाँ कहाँ वेयर, जहाँ ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में, सेट ए में, जो एलिमेंट चूज करेंगे सेट ए से ही चूज करेंगे, ठीक। तो कह रहा है ए वे सभी एलिमेंट सेट ए के, वे सभी एलिमेंट नहीं, वे सभी एलिमेंट, शब्द का जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि उन सभी एलिमेंट को लेना है जिनका रिलेशन उस एलिमेंट से है जिसका हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, ठीक, समझ में आ रहा है ना, तो उन्हीं को लेना है, चूज करना है, ठीक। तो उन्हीं एलिमेंट्स को चूज करना है, किससे कहाँ से चूज करना है, पहले तो देखना है कि आर में है कि नहीं, अगर वो आर में है तभी लेना है। अगर जैसे ए ले लिए, मान लीजिए ए का रिलेशन एक्स से नहीं है, ठीक, ए का रिलेशन हम मान ले रहे हैं, ए का जो रिलेशन है एक्स से नहीं है, तो क्या ए को चूज करेंगे। मान लीजिए अभी देखिए एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आपको, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, सेट एक लेते हैं 1 2, छोटा सा ही लेते हैं, सेट ए हमारा है 3 एलिमेंट लेते हैं 3। डिफिनीशन लिखाना इजी है, डिफिनीशन लिखा के बुक में भी लिखा है, आप लोग डिफिनीशन लिख लेंगे, लेकिन क्या कहता है इक्विवेलेंस क्लास, उसके डिफिनीशन को समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक। तो अब एक हम क्या करते हैं इक्विवेलेंस, इसके लिए क्या होना चाहिए, आर नेसेसरी है, मस्ट बी इक्विवेलेंस क्लास होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ट्रांजिटिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, रिफ्लेक्सिव रहे ही ना, ठीक, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, तीनों कंडीशन वहाँ सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इसी प्रकार से हम एक रिलेशन बना लेते हैं आर, कहाँ से, सेट ए से, ए पे ही, सच दैट किस तरीके से बनाते हैं कि आर में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, एंड 3 का 3 से रिलेशन, रिफ्लेक्सिवली तो सभी एलिमेंट होने चाहिए। और फिर हम क्या कर देते हैं, इसी में क्या डाल देते हैं, 2, 3 भी डाल देते हैं, एंड 3, 2 डाल देते हैं, बस इतना ही लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा एक सिमेट्रिक होगा, इसके जस्ट पहले इसी तरह बनाया था, तो हमारा वो क्या हो गया था, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप इसको भी देखेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब किसका निकालिए, जिस एलिमेंट का कहिए हम निकाल दें इक्विवेलेंस क्लास, मान लीजिए 2 का निकाल दे रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास, हम क्या कर रहे हैं, 2 बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर में, नाउ 2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर में, देन कह दीजिए, दिस इम्प्लाइज कह दिए, या 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा क्या होगा, 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, सच यक्स बिलोंग टू ए कर दीजिए यहीं पर, सच दैट इस तरीके से कि क्या हो, 2 का रिलेशन किससे हो जाए, सॉरी यक्स का रिलेशन किससे हो, 2 से हो, और ये कहाँ बिलोंग करे, आर में बिलोंग करे, ठीक, इतना ही कर दो, क्योंकि हमने बता दिया यक्स कहाँ से लेना है, ए से लेना है। और ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, तो सबसे पहले हमें यहाँ आना होगा, आर में देखना होगा कौन कौन से यक्स 2 से रिलेशन में, तो 2 कहाँ कहाँ है उसको सेकेंड टपल ढूंढिए, सेकेंड टपल में जाइए, तो सेकेंड टपल हमारा यहाँ है, सेकेंड टपल ए रहा, सेकेंड टपल ए रहा, सेकेंड टपल ए रहा, सेकेंड टपल ए रहा, समझ में आ गया सभी को। अब देखना है कि यक्स का 2 का किसके किसके साथ रिलेशन है, तो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का रिलेशन देखिए 2 के साथ है, तो एक एलिमेंट 2 खुद ही आ गया इसके इक्विवेलेंस क्लास में, और फिर 2 का रिलेशन किससे है, देखिए 2 का रिलेशन 3 से है, यानी 2 का रिलेशन 3 से है, तो 3 इसके साथ आ गया, और कोई है नहीं है, यानी 2, 3 किसके, देखिए एक सेट मिला आपको, तो यानी 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा क्या होगा, 2, 3, ठीक। इसी प्रकार अगर 1 का निकालें तो 1 बिलोंग्स टू, बताएंगे कि 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ए में, देन जो इसका इक्विवेलेंस क्लास होगा 1 का, वो किस तरीके से होगा, उसमें यक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सेट ए से, सच दैट जहाँ यक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, और ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में,
समझ में आ गया सभी को? तो चलिए उन सभी एक्स को ढूंढिए सेट ए में। उसके लिए पहले हमें कहाँ जाना होगा, इस रिलेशन में। तो रिलेशन में सेकंड टपल देखिए कहाँ कहाँ, वन है। तो वन का किससे रिलेशन है, वन से ही है, तो वन को ले लीजिए। वन का वन से है ना, यहाँ पे देखिए। तो वन का वन से है तो वन तो आएगा ही ना उसके इक्विवेलेंस क्लास में। अब देखिए वन का और कहीं है, वन का वन से है और कहीं नहीं है, यानी केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो वन ही आएगा। यानी इसके इक्विवेलेंस क्लास में केवल एक ही एलिमेंट आया। ठीक इसी प्रकार थर्ड का निकालना हो, तीन का इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो, थ्री बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा उसको देखते हैं। तो थ्री का इक्विवेलेंस क्लास होगा वे सभी एक्स बिलोंग्स टू किस सेट से, ए से, सच दैट जहाँ एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, थ्री से। तो यहाँ पर देखिए निकालिए। तो बताइए कौन कौन सा एलिमेंट है, देखेंगे सेकंड टपल चूज करेंगे, सेकंड टपल देखना है। तो सेकंड टपल में कहाँ कहाँ थ्री है, तो ये रहा थ्री, और कहीं है थ्री नहीं है, सेकंड टपल में एक आ रहा। तो यहाँ से देखेंगे थ्री का एक थ्री से रिलेशन है, तो थ्री का थ्री से ले लेंगे तो एक थ्री मिल गया हमको। अगला एलिमेंट क्या मिला, थ्री का किससे सेकंड टपल टू से है, तो यानी कि टू मिल गया। और कोई है नहीं, यानी इसके में क्या आ गया, थ्री का टू आ गया। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाता है। डेफिनेशन सबको समझ में आया कि इस तरीके से क्या लेना है। देखिए हमेशा सेकंड टपल ही चेक करना है, फर्स्ट टपल भी चेक करेंगे तो बात वही है, लेकिन जो रूल है इसके अकॉर्डिंग देखिए सेकंड टपल में वन है तो सेकंड टपल का देखेंगे कि इधर वाले एलिमेंट किस एलिमेंट से रिलेशन है। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को? चलिए चलिए अब बाकी डिफिनेशन लिखा देते हैं। इस एग्जाम्पल को जरूर नोट करिएगा जो हमने लिखा है नीचे, जिससे आपको बाद में याद रहे इक्विवेलेंस क्लास। बाकी डिफिनेशन हम लिखा देते हैं आपको। डिफिनेशन तो यही क्लियर हो गया, बस लैंग्वेज में लिखाना है, बस हो गया। तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, लिखिए लेट ए बी अ सेट, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, नॉन एम्प्टी शब्द को, नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन an equivalence relation on किस सेट पे, ऑन सेट ए। अब लिखिए ए बिलोंग्स टू कहां पर, ए में। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट ए। हमेशा जो इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाता है वो सेट के एलिमेंट का निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ना कि किसी सेट का। ए इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं उसको भी हमने बता ही दिया है। इज डिनोटेड बाई, ए के ऊपर क्या लगा दे, बार लगा दे, और उसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, ये दोनों तरीके हैं। इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। एंड डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड था उसको भी बता दिया था। एंड डिफाइंड एज जो हमारा ए बार होगा, या ब्रैकेट में कह सकते हैं ए जो होगा, वो इस तरीके से होगा, वे सभी यक्स कहाँ से सेट ए के, सच दैट किस तरीके से कि यक्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, यक्स का रिलेशन किससे हो जाए, उसे एलिमेंट से हो जाए जो कि कहाँ बिलोंग करता है, आर में। समझ में आ गया सभी को? ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनेशन हो गया। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए अब ध्यान से रखिए, एक नोट देख लीजिएगा, सिंस, इसी के नीचे लिख लीजिए सिंस। अच्छा आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होगा, और रिफ्लेक्सिव होगा तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट खुद से तो रिलेशन में होंगे। अगर सारे के सारे एलिमेंट यक्स जो कि ए में हैं उनका रिलेशन खुद से होगा, यानी कि यदि यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ए में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स का यक्स जरूर बिलोंग करेगा कहाँ से, सेट आर में। होगा कि नहीं होगा ये बताइए पहले, क्योंकि हमारा आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। पहले तो आर को हमने कहा कि इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो इसका मतलब आर क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। आर रिलेशन है। ठीक, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो इसमें कोई भी एलिमेंट आपको मिल जाए, मान लीजिए यक्स ही कह रहे हैं कि यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, वो आर में करना ही चाहिए। ठीक, क्योंकि यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने डिफिनेशन पढ़ा था रिफ्लेक्सिव लिखे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, सेट ए में, हमें इम्प्लाइज होना चाहिए कि यक्स कहाँ बिलोंग करता है, सेट आर में, तभी हम कहेंगे कि आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो इसका मतलब एक हमें ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया जिसका
यक्स का जो हमारा यक्स है जो सेट ए में है उसका रिलेशन खुद से होना चाहिए, किसी और एलिमेंट से हो ना हो, एक एलिमेंट ऐसा मिल जरूर जाएगा जिसके लिए हमारा यक्स यक्स से ही रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स का जैसे ही हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालने जाएंगे तो इसका अगर कोई एलिमेंट नहीं मिला किसी और एलिमेंट से तब हमें एक ऑर्डर पेयर जरूर मिल जाएगा यक्स का यक्स जो कि आर में होगा, तो इसका मतलब यक्स का किससे रिलेशन हो गया, यक्स से। यानी कि इसके एक कम से कम एक एलिमेंट जरूर इसके इक्विवेलेंस क्लास में होगा, वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो खुद होगा। यानी कि यक्स जरूर ही, यक्स तो मिलेगा ही मिलेगा इसके इक्विवेलेंस क्लास में, और इसके आगे और एलिमेंट मिल सकते हैं, मिले या ना मिले। यानी कि यक्स जो होगा यानी इक्विवेलेंस क्लास होगा वो कभी भी फाई सेट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। वो कभी भी क्या नहीं मिलेगा, फाई सेट। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यार हमारा क्या होता है रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट अपने खुद से क्या होता है, रिलेशन में होता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, वही बात यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं। अब चलिए देखिए, चलिए देख लीजिए यहाँ से, लिखिए सिंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन देयरफॉर, इसीलिए आर इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा क्या होगा, देयरफॉर इसीलिए जो देयरफॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा देयरफॉर, इसीलिए अगर ए क्या कर रहा है, या कह दीजिए एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स बार में, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बार में। इसका मतलब क्या हुआ, ये यक्स एक्स बार में क्यों बिलोंग कर रहा है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स एक्स बार में क्यों बिलोंग करेगा, या ऐसे कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज करेगा कि यक्स कहाँ बिलोंग करे, ए में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स का यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट आर में। देन हम लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो यक्स का इक्विवेलेंस क्लास होगा उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, वे सभी यक्स आएंगे। या ऐसे लिखिए, या तो यहीं सीधे सीधे लिख लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास लिख लीजिए। यानी यहाँ से कह सकते हैं यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, यक्स बार में बिलोंग करेगा, जो कि इम्प्लाइज करेगा कि यक्स बार जो हमारा है वो फाई कभी भी नहीं होगा। और यक्स क्यों यक्स बार में बिलोंग कर रहा है, इसको हमने बताया कि यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, वो आर में होगा ही होगा डेफिनेटली। ठीक, क्यों, क्योंकि आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई पूछ ले कि इक्विवेलेंस क्लास क्या फाई हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक, पूरा का पूरा सेट ए हो सकता है लेकिन क्या होता है, फाई नहीं होगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास। चलिए कुछ रिमार्क करके इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड लिख लीजिए, जो कि आगे आप लोगों को बहुत काम में आएगा। तो लिखिए नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि इन सभी चीज़ों की आगे हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट लिखिए, यदि कोई एलिमेंट ए बी से रिलेशन में है, वो बिलोंग कर रहा है आर में, या ऐसे लिख लीजिए कोई यक्स कामा वाई, यक्स किससे है रिलेशन में, वाई में, जो कि बिलोंग कर रहा है सेट आर में। तो ये इंप्लाइज करेगा इफ एंड ओनली इफ यक्स का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो वाई की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगा। अगर कहेंगे, अभी हम एग्जांपल देके दिखाएंगे आपको कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट यक्स किसी दूसरे एलिमेंट वाई से रिलेशन में है, ठीक, कोई भी एलिमेंट यक्स अगर वाई के से रिलेशन में है, और यक्स का भी हम यानी कि इसका मतलब क्या हो, यक्स और वाई कहाँ बिलोंग करेंगे, उसी सेट ए में। अगर किसी सेट ए के एलिमेंट है तो दोनों एक्स का ए कहाँ बिलोंग करे, वाई ए में। मान ले रहे हैं हम सेट ए ले रहे हैं जहाँ की हमारा आर डिफाइंड है फ्रॉम आर से ए से ए में, क्लियर। तो ये दोनों ए ही में बिलोंग कर रहे हैं, यक्स हमारा किससे रिलेशन है, वाई में रिलेशन है। तो कह रहा है अगर हम यक्स का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, यानी यक्स बिलोंग टू ए, और हम निकालते हैं यक्स का जो इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, तो जो यक्स का इक्विवेलेंस क्लास आएगा, और फिर निकालते हैं हम वाई का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, यक वाई बिलोंग टू कहाँ से, ए में, और वाई का हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, तो जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा, ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास क्या होंगे, सेम होंगे, अलग अलग सेट नहीं हो सकते। समझ में आया सभी को, समझ में आ गया। चलिए अब अगला देखिए, सेकंड नंबर। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों को प्रूव कराया गया होगा ये सारी चीज़ें, कंडीशन, और यहाँ पर चार चार्ट रहते हैं और चारों को प्रूव कराया जाता है, और इनमें से कम एक जरूर पूछ लिया जाता है फर्स्ट ईयर में। तो अगला देखिए, रिमार्क नंबर 2। रिमार्क नंबर 2 क्या कहता है कि यक्स का वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन इफ एंड ओनली इफ जब यक्स एंड वाई का जो इक्विवेलेंस क्लास हो वो 5 हो।
कह रहा है यदि एक्स वाई से रिलेशन में नहीं है, यदि एक्स इफ एंड इफ का मतलब क्या है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये वाला कंडीशन नहीं होगा। यदि दोनों का क्या है, इक्विवेलेंस क्लास सेम है तो इसका जरूर, अगर सेम है तो इसका मतलब है कि एक्स वाई से रिलेशन में है। अगर कभी भी कह दे कि एक्स का इक्विवेलेंस क्लास वाई की इक्विवेलेंस क्लास है, इसका मतलब हो गया कि एक्स किससे रिलेशन में है, वाई से रिलेशन में। तो ध्यान रखिएगा दोनों साइड, इसलिए इफ एंड ओनली इफ, इन सारे सिंबल्स का ध्यान रखिए, और पहले भी हमने इसको बता दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि यदि एक्स का रिलेशन नहीं है किसके साथ, वाई के साथ, तो जो इनका इक्विवेलेंस क्लास होगा वो कभी भी, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं। बराबर कहने का मतलब अगर हम कहते हैं एक्स का इक्विवेलेंस क्लास वाई के इक्विवेलेंस क्लास के बराबर नहीं है, इसका जो मतलब होगा, और एक्स का और इंटरसेक्शन वाई का इक्विवेलेंस क्लास, इसको बताएं फाई, इन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। अगर कोई कहता है एक्स का इक्विवेलेंस क्लास वाई की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स के इक्विवेलेंस क्लास में मान लीजिए 1 2 3 आ गया, और वाई के इक्विवेलेंस क्लास में मान लीजिए आ गया 1 4 एंड 1 2 3 आ गया ना, 1 4 3 आ गया, तो ये दोनों सेट क्या सेम है, नहीं है दोनों सेट सेम। बट इनका जो हम निकालेंगे इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स बार जो है, तो ये एक्स का इक्विवेलेंस क्लास वाई की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर नहीं है, क्योंकि सारे के एलिमेंट सेम होते तब हम कहते हैं कि दोनों क्या है, सेम। लेकिन नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स बार वाई बार के बराबर नहीं है, यानी एक्स का इक्विवेलेंस क्लास वाई की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ यही गलती करते हैं कि उनको ध्यान में आ जाता है कि एक्स वाई से रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब एक्स का इक्विवेलेंस क्लास वाई की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले में बराबर था तो नीचे वाले में बराबर नहीं होगा। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें कोई भी फाई आने का मतलब क्या हुआ, इन एक्स और वाई में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो दोनों में हो, सेट दोनों में हो। बट यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप निकालेंगे एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार, तो क्या आ जाएगा, देखिए एक एलिमेंट 1 कॉमन आ गया, एक एलिमेंट 3 कॉमन आ गया, यानी एक्स बार एंड वाई बार का एलिमेंट 1 3 आ गया। समझ में आया सबको? तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा, और इसका मतलब अगर ऐसा आ गया तो वो गलत आ रहा है। ठीक, इसका कहने का मतलब इन दोनों कंडीशन का यदि रिलेशन में होगा तो बराबर ही होगा, अगर नहीं होगा तो एकदम ही नहीं होगा, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन आने वाला नहीं है, हमेशा उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, उनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो उन दोनों में कॉमन हो जाए। समझ में आ रहा है सभी को? तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो दोनों में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि जब भी आएगा तो या तो फाई आएगा, यानी उनमें कोई भी संबंध नहीं होगा उनके एलिमेंट में, यानी इसमें अगर 1 आ गया इस वाले में, अगर कह दिया जाए एक्स वाई से रिलेशन में नहीं है, ठीक, इसका मतलब हुआ एक्स में जो इक्विवेलेंट एलिमेंट्स आएंगे, एक्स में जो एलिमेंट्स आएंगे, अगर कह दिया जाए 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 2 हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, एक्स के बार में, यानी 2 किसका एलिमेंट हो गया, एक्स बार का। तो अगर कोई पूछ ले या 2 क्या वाई के बार का एलिमेंट होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो इसी से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो इस तरीके का, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जिनको ये डिफिनेशन क्लियर होगा वो लोग कर ले जाएंगे, जिनको नहीं क्लियर होगा वो नहीं कर पाएंगे। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई, दोनों नोट्स, तो इसको लिखिए दोनों को, और जहाँ भी कहीं भी डाउट रह जाता है बाकी आप लोग पूछते रहा करिए। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास के टॉपिक समाप्त हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलर रिलेशन क्या होता है किसी पे, अगर हम देखें कि मॉड्यूलो कैसे डिफाइन होता है। ठीक, मॉड्यूलो पढ़े हैं आप लोग, मॉड्यूलर रिलेशन कितने लोगों ने पढ़ा है कि मॉड्यूलर रिलेशन क्या होता है? जैसे डिफाइन किया जाता है ना कि एक इंटीजर होता है जेड, उसमें एक उससे एक हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या लेते हैं, यम होता है। क्या होना चाहिए, यम पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और फिर कहते हैं इसमें कोई दो एलिमेंट लेते हैं ए कामा बी, जिनका रिलेशन हम दिखाते हैं वो दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेशन में है, किसी रिलेशन आर में। यहाँ पर भी यही डिफाइन होता है कि दोनों क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग इसको भी देख, नहीं कोई भी रिलेशन हो सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जरूरी नहीं है। और फिर दिखाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन हो जरूरी नहीं है, बट यहाँ इसकी इस कंडीशन में जो हम लोग लागू करते हैं, तो जो मॉड्यूलर रिलेशन आता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही आ जाता है, ऐसा नहीं है। शुरू में जब डिफिनेशन हम लोग डिफाइन करते हैं तब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास हो तब ये डिफिनेशन लागू है। डिफिनेशन इसका जो है वो यही रहेगा, कोई भी रिलेशन हो सकता है, बट जैसे इस पे मॉड्यूलर रिलेशन हम बना देते हैं, मॉड्यूलर रिलेशन अपने आप ही क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कहेंगे कि जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे वही रिलेशन मॉड्यूलर रिलेशन को डिफाइन करेंगे, ऐसा गलत हो जाएगा। मॉड्यूलर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही है। ठीक, ये बात अलग है, ठीक ना। तो ए का बी के साथ रिलेशन है, तो अगर हम कहें कि ए मॉडुलो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ए सॉरी
ए कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन, पूरा नाम होता है कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन, रिलेशन इस तरीके से इसका पूरा नाम है, ठीक। कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन, समझ में आया सभी को? अभी हम लिखाते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन होता है कि इसको सिंबल यहाँ बीच में कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन का ये सिंबल है, और फिर लिखते हैं कि मॉडुलो किस मॉडुलो पे निकाल रहे हैं, यम, तो यम पे। और डिफाइंड कैसे होता है? ये डिफाइंड इस तरीके से होता है कि क्या होता है, यम डिवाइड्स ए माइनस बी। यानी ए बी का मतलब क्या है यहाँ पर? ए बी का मतलब बिल्कुल नहीं है कि 2 - 3 = -1, गलत हो जाएगा। 2 - 3 कह सकते हैं, 2 - 3 -1। इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है ए माइनस बी, यहाँ पर जो माइनस का डिनोट कर रहा है वो डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, यानी इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस। यानी कि कह रहा है कि ए एंड बी के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, या सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक। तो ए माइनस के बी के डिफरेंस को क्या होगा, डिवाइड करेगा। और डिवाइड अगर कभी भी खड़ी लाइन लिखी जाती है इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड्स। यानी क्या कहता है यहाँ पर, यम डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी जो हमारा यम है किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को। इस तरीके से डिफाइन होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन को। और इसके बाद हम लोग जेडीएम डिफाइन कर लेंगे। जैसे ही जेडीएम डिफाइन कर लेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे बाइनरी ऑपरेशन पे। तो शायद आज बाइनरी ऑपरेशन हम लोग का स्टार्ट भी हो जाए, ठीक। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखिए डिफिनेशन। हाँ, करके लिखिएगा, स्टार करके लिख लीजिए। चलिए लिखिए, लेट, या लिखिए, हाँ ऐसे ही लिख लीजिए, लेट यम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फिक्स्ड। अगर हम 2 चूज कर लिए तो उसके बाद 3 नहीं चूज करना है, ये हमको फिक्स ही रखना है, ए और बी को केवल वेरी कराएंगे, ठीक। फिक्स्ड, या लिख लीजिए फिक्स्ड इंटीजर, बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको फिक्स्ड सबको अंडरलाइन करिएगा आप लोग, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, इस पूरे को अंडरलाइन करिएगा, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन ऑन किस सेट पे होगा, जेड पे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हम सेट लेते हैं वो इंटीजर सेट लेते हैं, जेड, ना कि रियल नंबर। बहुत लोग यही कंफ्यूज रहते हैं, ना कि नेचुरल नंबर। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा सेट है वो क्या है, इंटीजर। एक और मॉडुलो हमारा डिफाइन किस सेट पे होता है, इंटीजर के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक। तो सेट जेड पे ही डिफाइन होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि सेट पे डिफाइन। तो इस सेट को भी अंडरलाइन करिएगा, जो सेट हमारा दिया हुआ है जेड, जेड डिफाइंड एज, डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइंड है कि यदि ए कॉमा बी belongs to R if and only if A congruences B modulo M। हमने रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन किया कि ए कामा बी हमारा किस तरीके से रिलेशन में है, उसी को हम लोग दिखा रहे हैं किस तरीके से। ए सिंबल है कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन का, इसे पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो एम। पूरे को क्या पढ़ा जाएगा उसको लिख लीजिए, रीड एज लिख लीजिए, रीड एज ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो, ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए कैसे पढ़ना, ठीक। और इसी को डिफाइन कर देते हैं किस तरीके से, इसको तो ऐसे इसी को इस फॉर्म में लिखा गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, यम डिवाइड्स ए माइनस बी, यम डिवाइड्स ए माइनस बी। रीड एज इसे यहाँ पर बगल में लिख लीजिएगा, रीड एज, क्या लिखेंगे, यम डिवाइड्स ए माइनस बी। इस बात को ध्यान में रखिएगा इस सबको, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं लड़के, इसलिए हम साइड में लिखवा देते हैं इसको। तो आप लोग भूले ना, इसलिए हम इसको क्या करते रहे, लिखा दे रहे हैं। जब भी हम लड़के शब्द का यूज करते हैं तो इनमें दोनों आ जाते हैं, छात्र हो या छात्राएं, दोनों के लिए है, ठीक। ये नोटेशन, ऐसा नहीं जो बालिकाएं हैं या देवियां हैं वो गुस्सा हो जाएं कि हम लोगों का नाम नहीं लेते हैं, बाकी लड़कों का ही नाम लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। इंक्लूड है, दोनों शब्द मिलाकर ही बोलते हैं हम। जब भी हम बालक बोले या कुछ भी बोलें
तो या छात्र बोलें तो आप लोग समझा करिए दोनों लोगों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि एक साथ दोनों शब्द तो नहीं बोला जा सकता ना, अलग अलग बोलना पड़ेगा। तो जो भी शब्द निकले समझ लीजिएगा दोनों के लिए है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन डिफाइन होता है। अब हम अगर इस तरीके का रिलेशन डिफाइन करें क्या, ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो एम, यानी जैसे हमने अभी आर डिफाइन कर रहे थे, आप लोग आर जानते हैं ना रिलेशन, जैसे हम आर इस तरीके डिफाइन करते हैं ए से ए पे, और कहें आर में वे सभी एलिमेंट एक्स गए हैं, वे सभी एलिमेंट किसके सेट ए के हैं, सच दैट सॉरी आर में उस तरीके के एक्स वाई हैं सेट आर के, सॉरी आर ही निकालना है ना, तो आर को हम कहें कि आर में वे सारे टपल्स हैं यक्स कामा वाई, सच दैट जहाँ से यक्स कामा वाई सॉरी यक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करे, यक्स और वाई बिलोंग करे सेट ए से, एंड और यक्स वाई किसके बराबर हो, यक्स बराबर वाई हो जाए। इस तरीके का एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। और सेट ए में कहते हैं किस तरीके के एलिमेंट है, 1 2 3 टाइप के एलिमेंट है। तो अगर इसको सेटिस्फाई कराना होगा तो किस तरीके से करेंगे, तो पहले वही सभी लेने होंगे जो यक्स वाई के बराबर है, यानी यक्स का 1 रखेंगे तो वाई भी क्या रखना होगा 1, अगर यक्स 2 रखेंगे तो वाई भी क्या रखना होगा 2, यक्स 3 रखेंगे तो वाई भी क्या रखना होगा 3। अगर यक्स हमने मान लीजिए 1 रख दिया तो क्या वाई 2 रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी यही केवल हमारा एलिमेंट हो सकता है। इसके लिए हमारा क्या हो, एक्स वाई के बराबर, यानी कि वो सारे सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऐसा कंडीशन जब दे देते हैं तो आर हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। तो आर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव तो होता ही होता है, लेकिन ट्रांजिटिव भी हो जाता है। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है ही, ट्रांजिटिव हो जाता है और सिमेट्रिक भी ये रहता है। यानी कि आर हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं है कि क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो, सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जरूरी नहीं, बट कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। समझ में आया। बाकी जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन है वो सभी के सभी रिफ्लेक्सिव होंगे, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन दी जाती है। तो इस तरीके से हमने कहा। अब अगर इस तरीके से रिलेशन डिफाइन किया तो यानी इसको लिखना चाहे ए कॉन्ग्रुएंसेस बी, और मॉडुलो एम अपने से चॉइस कर सकते हैं, तो एम की वैल्यू आप जो चाहें वो ले लीजिए। कोई पॉजिटिव इंटीजर बताइए, मान लीजिए 8 ले रहे हैं तो 8 ले लिए, 7 कहें तो 7 ले लें, 6 कहिए तो 6 ले लें, जो कहिए आप हम वो ले लें। हम मान लीजिए ले रहे हैं एम की वैल्यू 2 ले रहे हैं, या 8 ही कह दीजिए, चलिए एम की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं 8। तो यानी अगर 1 का 1 से देखें तो ए 1 कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे होगा, एलिमेंट हमारा क्या है ए ए ए, तो 1, 1 के लिए अगर कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन निकाले, कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो निकालें तो क्या आ जाएगा 1, 1 मॉडुलो इस पे 8 पे। अगर इस तरीके से निकालें तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 8 डिवाइड करेगा किसको, 1 - 1 को। तो 1 - 1 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो देखिए तो 8 डिवाइड्स 0, क्योंकि 1 - 1 का डिफरेंस 0, तो 8 क्या 0 को डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड करता है, 0 1 0 0 आ गया। ठीक, समझ में आया सभी को, तो डिवाइड कर दे रहा है। फिर अगर इसी के लिए 2 के लिए निकाला जाए तो 2 किस मॉडलो पे, 8 पे, 8 पे भी निकाल लेते हैं। तो 8 पे निकालेंगे तो यहाँ से 8 हो जाएगा डिवाइड 2 - 2, इसका मतलब क्या हुआ, 8 किसको डिवाइड कर रहा है, 0 को, फिर यानी फिर डिवाइड कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि 8 किसको डिवाइड कर रहा है, इनके डिफरेंस को डिवाइड करते, ये भी बात सही है। 3 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 में रिलेशन मॉडलो 8। कोई और भी रिलेशन ले सकते हैं, तो 8 क्या करेगा, डिवाइड करेगा 3 - 3 को, बिल्कुल डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि 8 डिवाइड करता है किसको, 0 को, और इनका डिफरेंस क्या है, 0 ही है। समझ में आ गया सभी को। चलिए, तो यहाँ तक डिफिनीशन आपने लिखी है, बाकी इसको एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहे तो नीचे लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये रिलेशन आया है, अभी हमने नहीं कहा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं, अब इसी को चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है कि नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पर सेट लिया था, अब पर्टिकुलर सेट नहीं लेंगे, हमारा पूरा पूरा सेट, सॉरी यहाँ पर हमने सेट ए ले लिया था ना, कोई नहीं, बाकी जेड पे सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। तो सेट हमारा जेड था तो जेड लेना चाहिए था, बाकी हमने ए ले लिया है तो मान लीजिए वो गलत ही है। बाकी एक एग्जाम्पल लिया था थोड़ा सा छोटा सा दिखाने के लिए, जेड पे भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते थे कि जेड इक्वल टू हमारा क्या था, जेड पे था, तो अगर आर लेते जेड से जेड में, तो जेड से जेड में ले सकते थे। तो एलिमेंट कैसे रखते हैं हम लोग, 1 का 1 से ही रिलेशन होता है, या ऐसे रखते थे, जो इधर होता पहले क्या होता हमारा 0 का 0 से रिलेशन। इस तरीके से हमने रिलेशन डिफाइन किया था सच दैट कि जो हमारा आर होगा वो किस तरीके से होगा कि यक्स कामा वाई होगा, जहाँ से जो कि बिलोंग करेगा, सॉरी एक्स कामा वाई, सच दैट कि यक्स कामा वाई कहाँ से बिलोंग कर जाए, जेड से बिलोंग कर जाए, एंड जो यक्स किसके बराबर हो जाए, वाई के बराबर हो जाए। बात तो वही पड़ गई। तो जितने भी एलिमेंट जेड में हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए। तो 1 का 1 सॉरी सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, वे सभी एलिमेंट्स लेने हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हों आर्डर पेयर में। तो यक्स बराबर वाई जो होगा, तो अगर 0 का लेंगे तो 0 लेना पड़ेगा, अगर 1 लेंगे तो इसके साथ 1 लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो इसके साथ 2 लेना पड़ेगा, डॉट डॉट करके इसे एलिमेंट जाएंगे। अगर इधर लेना होगा तो -1 का 1 के साथ लेना होगा, -1 के साथ, इधर अगर -2 लेते हैं तो -2 के साथ लेना होगा, और डॉट डॉट करके ऐसे चले आएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे आर्डर पेयर आपको मिल जाएंगे।
जो एक दूसरे के इक्वल है, और सभी का डिफरेंस जीरो आएगा। देखिए 2 के बीच से 2 के बीच का डिफरेंस जीरो, 1 से 1 के बीच का डिफरेंस जीरो, 0 के बीच का डिफरेंस जीरो, -1 से -1 के बीच का डिफरेंस जीरो, एंड -2 से -2 के बीच का डिफरेंस जीरो। यानी इस पे देखिए जो हम लोग अभी इक्विवेलेंस क्लास किस पे निकाला था, m इक्वल टू m, तो अपनी चॉइस है, जो चाहे वो ले लें। अगर एक बार 8 ले लिए तो उसका मतलब 8 पे ही चेक कर रहे हैं। अब ऑर्डर पेयर से चेंज करेंगे, यम को नहीं चेंज करेंगे। अगर यम को चेंज करेंगे तो फिर दूसरा हो जाएगा वो, ठीक, दूसरा रिलेशन डिफाइन हो जाएगा आपका, मॉडुलर रिलेशन ही रहेगा लेकिन दूसरे यम पे डिफाइन हो जाएगा। वो अभी यम इक्वल टू 8 पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए -2 ले रहे हैं, -2 -2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में, तो इम्प्लाई क्या करेगा कि -2 कॉन्ग्रुएंसेस -2 मॉडलो किस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, 8 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 8 होगा वो डिवाइड करेगा -2 -2, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 8 डिवाइड कर रहा है 0। तो 8 0 डिवाइड करना मतलब इसके डिफरेंस को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक। इसी प्रकार आप कोई भी एलिमेंट उठा के चेक कर लीजिए। तो इस सेट को ध्यान में रखिएगा, कभी भी वैसा नहीं लेना है सेट। बाकी हमने एक एग्जाम्पल समझाने के लिए उसको ले लिए थे, ठीक। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या सच में क्या इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है कि नहीं। और पर्टिकुलर एलिमेंट लेंगे ताकि कोई भी आप एलिमेंट उसमें रख के जरूरत ना पड़े कि बार बार चेक करना पड़े अलग अलग सेट लेके। अगर एक बार हम किसी पर्टिकुलर की जगह पे कोई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, कोई रेंडम एलिमेंट लेते हैं, जैसे एक्स वाई कामा, तो एक्स कामा वाई की चॉइस तो कुछ भी हो सकती है, तो एक्स कामा वाई की चॉइस कुछ भी हो सकती है, यानी सभी एलिमेंट के लिए वो बात लागू हो रही है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट लगाइए, इसी को चेक करना है तो उसी के नीचे लिखिएगा फर्स्ट। देखते हैं कि यम क्या है हमारा, जो इक्विवेलेंस कांग्रुएंशियल मॉडुलर रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन लिखते हैं। तो लिखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन के लिए, किसके लिए लिख रहे हैं फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, किस सेट के लिए लिख रहे हैं, जो हमारा रिलेशन कौन सा है, कांग्रुएंशियल मॉडुलर रिलेशन जो हमारा है उसके लिए चेक कर रहे हैं कि क्या है वो रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस, क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, तो उसी के लिए चेक करें। तो पहला क्या चेक करना होगा, फर्स्ट हमें क्या चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव है नहीं, लिखिएगा फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले चेक करते हैं कि हमारा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं लेट। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें दिखाना होता है कि जो भी एलिमेंट हमारा सेट ए में है उसके लिए हमें दिखाना होगा कि ए कामा ए कहाँ बिलोंग करे, आर में बिलोंग करे। जितने भी फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, उसके लिए हमें दिखाना होगा कि ए कामा ए बिलोंग टू आर। अगर यही बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ये सिंबल हैं सारे, तो अगर एक्स यूज करेंगे तो हमें दिखाना होगा कि एक्स कामा एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स कामा एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट आर में। तो इसके लिए देखते हैं कंडीशन। अगर एक्स कामा एक्स का मतलब हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हो गया ए कॉन्ग्रुएंसेस ए। अगर मॉडलो हम जो लेते हैं यम लेते हैं तो यम लिखेंगे, और फिर इसको भी चेक करना होगा कि यम हमारा डिवाइड कर रहा है कि नहीं इनके डिफरेंस को, यानी कि यम डिवाइड करे ए माइनस ए को। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यम डिवाइड करे जीरो को, तो यम डिवाइड जीरो डिवाइड करे क्योंकि यम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमेशा जीरो को क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यही हमें दिखा देना है। चलिए दिखा देते हैं इसको। चलिए लिखिए लेट, हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट कोई एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, लेट मान लेते हैं एक्स बिलोंग कहाँ पर, हमारा जेड इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ लिख सकते हैं ये में बिलोंग, सिंस हम लोग जानते हैं कि जो एक्स माइनस एक्स का डिफरेंस होगा वो जीरो के बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयर फॉर, इसीलिए जो यम होगा, यहाँ लिख लीजिए यम क्या है, ग्रेटर देन, सॉरी यम क्या है, यहाँ लिख लीजिएगा ये फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, फिक्स्ड पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी के अंतर्गत लिख रहे हैं, उसी के आगे बढ़ा के लिखना है, टॉपिक चेंज नहीं करना है। फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, उसी के नीचे लिखना है फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिवाइड करेगा किसको, जीरो को। समझ में आ गया सभी को ना। तो ये इम्प्लाइज करेगा, क्या इम्प्लाइज कर देगा, इसका मतलब कि जो यम डिवाइड कर रहा है वो जीरो किसके बराबर है, एक्स माइनस एक्स के, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एक्स है किस रिलेशन में है, एक्स कॉन्ग्रुएंसेस एक्स, ऐसा लिखा है तो इसको इस टाइटल लिख सकते हैं, ठीक। उल्टा जैसे कि हमने लिखा था ए कामा ए बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ए कामा बी बिलोंग टू आर, तो इसको लिखते थे हम लोग कैसे, इसी को यहाँ पर लगाए थे सिंबल, इसका मतलब हुआ ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम। ये देखिए ये रिलेशन डिनोट कर रहा है कि ए बी से रिलेशन में, यही शब्द भी डिनोट कर रहा है ए बी से रिलेशन में है, लेकिन किस तरीके का रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन। आर को ये डिनोट करता है कि आर इस टाइप का है, आर और यम ये जो मॉडुलो है दोनों मिलकर बताते हैं कि मॉडुलो रिलेशन है, ठीक। तो उसी आर को इस तरीके से दिखाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर हम पहले आर लेते थे, यानी पहले हम लोग दिखाते थे कि ए रिलेटेड टू बी, ऐसे भी डिनोट करते थे, लेकिन इसी आर के सिंबल को अब इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसके जगह हम लोग रिलेशन का नाम बदल दिए हैं
रिलेशन का नाम क्या रख दिए हैं, मॉडुलो कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो इसी को इस तरीके से लिखेंगे तो यक्स गिव है तो यक्स कामा यक्स मॉडुलो किस पे, यम। समझ में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स कामा यक्स कहाँ बिलोंग कर गया, आर में। समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ से लिख सकते हैं फॉर ऑल किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग करें, इंटीजर में। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि आर इज देयरफॉर, इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो एक कंडीशन मैंने दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई। सेकंड कंडीशन लिखिए, सेकंड में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, फॉर सिमेट्रिक लिखिए, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है कि एक हम एलिमेंट लेते हैं एक्स कामा वाई टाइप की, किसमें, आर में लेते हैं, उसको दिखाते हैं कि वाई कामा एक्स भी उसमें क्या करे, बिलोंग करे। तो वही मानते हैं, लिख लेते हैं पहले हम लोग, लेट हम लोग मान लेते हैं कि एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स कामा वाई दो एलिमेंट लेंगे कोई रेंडमली इसमें जेड में, एंड सच दैट इस तरीके से लेंगे कि एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, एक्स कामा वाई बिलोंग टू कहाँ पर, आर में हो जाए। अब हमें दिखाना है कि एक्स कामा वाई आर में है, तो हमें दिखाना होगा वाई कामा एक्स भी आर में है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, आर में। इसका मतलब होगा कि एक्स कॉन्ग्रुएंसेस वाई मॉडुलो एम, इसी को डिनोट किया जाता है इस तरीके से। और ये डिफाइन किस तरीके से होता है, ये जो डिफाइन किस तरीके से होता है, इसको डिफाइन करते हैं कि यम जो होगा हमारा डिफाइंड होगा एक्स माइनस वाई के बराबर होगा। यानी इसका मतलब अगर ये है तो ऐसा है कि एक्स एम माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है, एक्स माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उसके निगेटिव वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे हम कहते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो क्या 2 माइनस 4 को नहीं डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। अगर हम कहते हैं 3 डिवाइड कर रहा है 9 माइनस 9 को, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। यानी यम एक्स माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है, यानी जो यम होगा वो माइनस एक्स माइनस वाई को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब हो गया यम किसको डिवाइड करेगा, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस एक्स कामा वाई को। यानी इसका मतलब हो गया यम किसको डिवाइड करेगा, अगर अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स, यानी यम किसको डिवाइड कर रहा है, वाई माइनस एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि वाई कॉन्ग्रुएंसेस यक्स, अब आ गया देखिए किस पे, मॉडुलो एम पे, मॉडुलो एम पे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई कामा यक्स कहाँ बिलोंग कर गया, आर में। यही दिखाना था, तो हमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। और फॉर ऑल किसके लिए, यक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग करे, इंटीजर में। तो यही हमें यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए कर देते हैं। तो ऐसा हो गया, तब इसके आगे लिखते हैं देन, तब हम यहाँ से लिख सकते हैं, या यहाँ से लिखिए लेट, लेट नहीं लिखना है, यहाँ लिखिए कि यक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। वही लिखना था लेकिन इधर लिख लेते हैं अच्छे से। तो इसको लिखेंगे यक्स कॉन्ग्रुएंसेस बी, सॉरी वाई, यहाँ पर क्या लिखना है, मॉडुलो यम, यम हम लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से लिखिएगा कि वाई यम क्या कर रहा है, यक्स माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यक्स एम माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है, यानी इसका मतलब यम किसको डिवाइड कर रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ यक्स माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है। अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, यम किसको डिवाइड कर रहा है, यम किसको डिवाइड कर रहा है, वाई माइनस एक्स को डिवाइड कर रहा है। अगर इसको डिवाइड कर रहा है, वाई माइनस एक्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वाई कॉन्ग्रुएंसेस यक्स मॉडुलो यम। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई किससे रिलेशन में है, एक्स में रिलेशन में है, आर उल्टा चल रहे हैं अब। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो वाई एक्स से रिलेशन होगा, इसे अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो आर में। तो यानी देखिए एक्स का वाई कहाँ बिलोंग कर रहा था, आर में, और हमने दिखा दिया वाई माइनस एक्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। यानी हमने दिखा दिया कि यदि एक्स का वाई कहाँ बिलोंग करेगा, आर में, तो ये इंप्लाइज करेगा कि वाई माइनस एक्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। असिमेट्रिक रिलेशन के लिए यही दिखाना होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इस प्रकार, या हेंस आर इज आल्सो, या आर इज सिमेट्रिक। ठीक, तो दूसरा कंडीशन भी हमारा लागू हो गया। ठीक है, अब एक बचा हुआ है, अब देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव भी है कि नहीं। अगर ट्रांजिटिव हो जाता है तो हमारा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन होता है, तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में, अगर आएगी तो बताना आप लोग। किसी को कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अब बचा है ट्रांजिटिव के लिए, तो लिखिए यहाँ पर थर्ड नंबर, थर्ड वन इज फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। राइटिंग समझ में आ रही है सभी को, राइटिंग समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए वही दिखाना होता था क्या कि एक्स अगर वाई से रिलेशन में है, बिलोंग्स टू आर,
एंड वाई किससे रिलेशन में है, जेड से, जो इसका सेकेंड टपल है वो किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेशन में है, तो हमें दिखा देना होता है कि क्या है हमारा जो वाई है, सॉरी एक्स है, वो जेड से भी होगा, यही दिखाना होता है। तो यही दिखाएंगे, तो दो चीज़ें मान के चलनी होगी, इसको हम लेके चलेंगे और ये हमें दिखाना होगा। चलिए, तो मानेंगे यहाँ पर 3 एलिमेंट अब लेना होगा, तो लेट मान लेते हैं हम पहले, लेट एक्स वाई एंड जेड कहाँ बिलोंग करें सारे के सारे, सॉरी जेड लेंगे तो यहाँ पर कैपिटल इंटीजर, तो इसके लिए ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी ही लेते हैं एंड सी, क्योंकि यहाँ भी जेड का यूज हो रहा है तो इसलिए जेड। सच दैट इस तरीके से लेते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है कि ए बी से रिलेशन में है, बिलोंग टू आर, एंड बी किससे रिलेशन में, सी बिलोंग टू आर। ठीक, इस तरीके से हमने ले लिया, ये हमारा रिलेशन हो गया। देन तब यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, अगर हमारा ए बी से रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कॉन्ग्रुएंसेस मॉडल रिलेशन लगाए तो ए कॉन्ग्रुएंसेस बी किस मॉडल पे ले रहे थे, एम पे। किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी को लिख रहे हैं आप, तो ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडल एम, इसका मतलब हुआ एम किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया सभी को। अब फिर इसी को एंड किसको लिखेंगे, बी किससे रिलेशन में है, सी से, और बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्या है यम है किसको डिवाइड करेगा, बी माइनस सी के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अब यहाँ इन दोनों कंडीशन को मिला के देखेंगे, तो अगर यम किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, यम बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो क्या यम इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा कि नहीं, बताइए, इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा नहीं। अगर हम कहें 2 8 को डिवाइड कर रहा है एंड 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 8 प्लस 4 को डिवाइड करेगा कि नहीं। आप लोग पढ़े होंगे कि x प्लस वाई है और कोई हमारा एक एलिमेंट 3 है, अगर इन x प्लस वाई को 3 हमारा कब डिवाइड करेगा, तब डिवाइड करता है जब हमारा x 3 क्या करे, x को भी डिवाइड करे और 3 जो हमारा है y को भी डिवाइड करे। यानी इन दोनों को अगर अलग अलग डिवाइड कर देता है तो जो 3 है हमारा उसके सम को भी डिवाइड करेगा। तो यही यहाँ मतलब है, अगर इन दोनों के सम निकाल लें तो हम क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से इन दोनों का सम ले लेंगे तो जो हमारा यम होगा इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि यम जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को डिवाइड करेगा, क्योंकि यम किसको डिवाइड कर रहा था, ए माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा था और बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि यम किसको डिवाइड कर रहा है, यम पूर्णतः किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है, उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और यम किसको डिवाइड कर रहा है, बी माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है, जिसका रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पर कुछ मत लिखिए, यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इन दोनों के सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सम इसका निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, तो यम अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या देखिए, माइनस ए प्लस है तो ये दोनों कैंसिल आउट, यानी ए माइनस सी बचेगा। और ए माइनस सी का मतलब क्या है कि ए कॉन्ग्रुएंस से सी मॉडलो डिफरेंस ही है, तो ये मॉडलो यम। अब इसका क्या मतलब है, ए रिलेटेड टू सी बिलोंग्स टू आर। अब इसका क्या मतलब है, अगर ए आर में चला गया तो इसका मतलब हमने दिखा दिया कि अगर ए बी से रिलेशन में है एंड अब बी किससे रिलेशन में, सी से रिलेशन में, तो हमने दिखाया कि क्या हो गया, ए किससे रिलेशन चला गया, सी से। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो गया, ट्रांजिटिव। यहाँ से लिख सकते हैं धेंस, या लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा आर है, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। कहीं भी अगर डाउट होगा बताइए। इस वाले टॉपिक को कैसे हमने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यम किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को, और बी किसको डिवाइड कर रहा है, बी माइनस सी को। तो अगर इनको अलग अलग डिवाइड कर रहा है, इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, यानी यम किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों को अगर डिवाइड कर रहा है तो इसी को हमने सॉल्व किया, और इसी को सॉल्व करके हमने देखा तो लास्ट में निकल के आया कि यम किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस सी को डिवाइड कर रहा है। अगर ए माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंस सी, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंस ही है, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो ए कॉन्ग्रुएंस सी लिख सकते हैं, ए कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो यम। और फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से, इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसके लिए केवल इतना ही लिखे इन तीनों कंडीशन को, क्योंकि यहाँ पर ए और ए कंडीशन हमें गिवन थी तो हमने ये वाला दिखा दिया, ये तीनों कंडीशन लागू हुई। यानी यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, इस तरीके आगे हेंस, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर होगा, आर इज इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस, फॉर इक्विवेलेंस के लिए लिख रहे हैं तो अगर लिख लीजिए, अगर लिखना चाहे तो आर इज इक्विवेलेंस, और आर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा,
कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन। रिलेशन स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा इसका, तो कॉन्ग्रुएंसेस का डाउट है हमें। कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन, आर क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंशियल मॉडुलो रिलेशन इज इक्विवेलेंस पे इज ऑलवेज लिख लीजिए, इज ऑलवेज, क्योंकि हमने रैंडम एलिमेंट उठाया, ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट उठा लिया, हमने ऐसे रैंडम एलिमेंट उठा लिए हैं, ठीक। अब कोई एक्स वाई की चॉइस कुछ भी हो सकती है, ए बी की भी चॉइस कुछ भी हो सकती है, तो आप कोई भी जेड से ए बी लीजिए या कुछ भी लीजिए, तो क्या होगा, इक्विवेलेंस, इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, वैलेंस रिलेशन ऑन जेड। किस सेट पे, सेट जरूरी है, जेड, जेड के लिए बात की जाए तो जेड पे ही बात करेंगे। मिटा दें आप किसी को, कोई दिक्कत नहीं, चलिए सारी चीज़ें नोट करते रहिए आप लोग, और एक अच्छा नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, ताकि एग्जाम के टाइम पे किसी से मांगना ना पड़े आपको नोट्स। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, समाप्त हुआ इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसके बाद हमने देख लिया कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन, और कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इतनी बातें हम लोगों की समाप्त हो चुकी हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक। तो जिनको भी जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी वो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया जाएगा या उसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा, अगले वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग लिख लीजिए टेलीग्राम आईडी, थर्ड ईयर का BSc थर्ड, जो है SAN सारा स्मॉल में रहेगा, संजीत 79 थर्ड AU सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो लीजिएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर 9936531453। कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पर लगा लीजिएगा, मेरा पर्सनल नहीं है, जो हमारे साथ काम करते हैं उनका है, और वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, ठीक। BSc वो भी किए हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा। इस समय उनकी PG चल रही है, शायद PG भी अगले साल उनका समाप्त हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। और व्हाट्सअप नंबर ये हो गया, और अगला लिखिए, मेरा वाला नंबर लिख लीजिए 88 0 83 43 873। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, 10 से 15 दिनों के लिए, ठीक। बाकी उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो मैसेज करेंगे तो हम सीन कर लेंगे, ठीक ना। तो आप लोग ले लीजिए नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है। इनके पास जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे, अपनी सूचना देंगे, तो ये हमें ज़रूर बताते हैं, तो आप इनके पास ही जरूर मैसेज कीजिएगा। तो अगर मान लीजिए हम नहीं देख पा रहे हैं, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे हैं, अगर फ़ोन भी करना हो तो आप इनके पास करेंगे तो रिसीव कर लेंगे फ़ोन आपका, इनके पास कर लीजिएगा आप फ़ोन, जो भी आपको काम हो, कोर्स से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो आप इनके पास कॉल कर लीजिएगा, ठीक। तो नंबर लिख लीजिए 9936531453। और बाकी कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन होगा और आपको कॉल करना हो, इंपॉर्टेंट लग गया कि कॉल करना ही है, तो इन्हीं के पास कीजिएगा, ये हमको बता देंगे। अगर बात ज़्यादा आपको सीरियस लगती है तो हाँ, वो बात भी करा देंगे हमसे, ठीक। क्योंकि आप लोगों को ये वाला नंबर कॉल लगेगा नहीं, केवल व्हाट्सअप पे ही लगेगा, व्हाट्सअप पे जब मैसेज करेंगे। बाकी नंबर हमारा इनके पास है पर्सनल, तो हमारे पास कॉल कर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये व्हाट्सअप नंबर हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करें तो लिख लीजिए, वो भी जो भी आपके जूनियर्स होंगे आप बता दीजिएगा उनसे। तो BSc फर्स्ट ईयर के लिए लिख लीजिए, BSc फर्स्ट ईयर के लिए जो था संजीत SAN JEE, जो जुड़े हैं पहले से वो तो जानते हैं, MATHES है लास्ट में, इसको ध्यान रखिएगा। एंड 48 है। और सेकेंड ईयर के लिए जो था उसको लिख लीजिए, BSc सेकेंड ईयर के लिए वो था संजीत विदाउट स्पेस, सारे स्माइल में, संजीत मैथ MATHS 79 है शायद, हाँ यही है बस। ये तीनों टेलीग्राम ग्रुप हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी अगर एप्लीकेशन जो लोग डाउनलोड करना चाहते हैं नोट्स के लिए, एप्लीकेशन के पे है सारे नोट्स BSc थर्ड ईयर के, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइएगा, कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे विजय धनुष एकेडमी करके सर्च कीजिए, सॉरी विजय धनुष लर्निंग ऐप करके सर्च कीजिएगा, ऐप। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे विजय धनुष लर्निंग ऐप, आपको पहले या दूसरे नंबर पे दिख जाएगा। लोगो यही है जो लगा हुआ है इस पर, वही लोगो आपको दिख जाएगा, ठीक। जो आप अभी यूट्यूब से देख रहे होंगे विजय धनुष पे प्लेटफॉर्म पे, तो आप जाके एप्लीकेशन अगर देखना चाहेंगे प्ले स्टोर पे तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके जहाँ पर लिखा होगा ऑल कंटेंट, वहाँ पर सर्च कीजिएगा, ऑल कंटेंट जहाँ लिखा उस पर क्लिक कीजिएगा पहले डैशबोर्ड पे। तो वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स खुल जाएगा वहाँ से। और कोर्स पे जाइएगा तो एक साइड में दिखा रहा होगा, ऐसे 3 सेक्शन बने होंगे आपका। एक बना होगा वीडियो का, इधर PDF का बना होगा,
और इधर कुछ और बना होगा, 3 सेक्शन बने हैं। तो आप जैसे ही वीडियो करेंगे तो आपको वीडियो दिखने लगेंगे, पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ, और इधर जो भी कंटेंट होगा टेस्ट वाला एक सीरीज होगा, तो टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेस्ट आपको दिखने लगेगा। तो अभी टेस्ट हुआ नहीं है, बाकी टेस्ट आप लोगों का 1 यूनिट जैसे ही समाप्त होता है वैसे लिया जाएगा। और जिनके भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं उनके लिए इनाम भी रहेगा, कुछ पुरस्कार भी रहेंगे, वो दिए जाएंगे जैसे ही टेस्ट होता है उसके बाद। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, टेस्ट की पुरस्कार को बताया जाएगा वो क्या दिया जाएगा। वो जब आप लोग टेस्ट दे लेंगे, मार्क्स जिनके अच्छे आएंगे तो मिलेगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या दिया गया, किसको क्या दिया गया। ठीक, चलिए, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हैं उनके साथ भी शेयर करने का प्रयास जरूर करें।